सो सभी के लेटेस्ट सर्कुलर के हिसाब से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या चेंजेस हुए हैं और एमएफडीज को इन चेंजेस को कैसे देखना चाहिए। सबसे पहला जो है वो है लाइफ साइकिल फंड्स इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इसके पहले एक सोल्यूशन ओरिएंटेड कैटेगरी थी जिसको सेबी में क्लोज कर दिया है। तो नाउ लाइफ साइकिल फंड्स विल टेक द प्लेस ऑफ द सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स। यहाँ पर आपके गोल के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मींस दीज आर द टारगेट मैच्योरिटी फंड्स। अगर आपका रिटायरमेंट 2045 में शेड्यूल्ड है तो आप 2045 का मैच्योरिटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे मेजर थिंग होगी कि आपका जो एलोकेशन है, इक्विटी एलोकेशन और इक्विटी डेट रीबैलेंसिंग, वो आपकी मैच्योरिटी के हिसाब से होगा। मींस अगर 2045 में आपका मैच्योरिटी है प्रोडक्ट का, तो स्लोली इन स्टडी जैसे जैसे आपका गोल आएगा पास में, आपका इक्विटी एलोकेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो फ्रॉम द एमएफडीज पॉइंट ऑफ व्यू ये आपका गोल सेलिंग के हिसाब से एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। यहाँ पर आपका एक जो वर्क था टू रिड्यूस द और टू बैलेंस द इक्विटी एलोकेशन और द डेट एलोकेशन, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो इम्पैक्ट करेगी वो है आपको कौन सा फंड पिक करना है और कौन सा फंड अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करना है और आपकी प्रोडक्ट ऑफरिंग में कौन सा प्रोडक्ट रहेगा। सेकेंड थिंग इज आर्बिट्राज फंड। सो आर्बिट्राज फंड में पहले डेट साइड में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था। न्यू सर्कुलर के हिसाब से अभी आर्बिट्राज फंड सिर्फ और सिर्फ डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी लेस देन 1 ईयर मैच्योरिटी की। तो यहाँ पर आपका क्रेडिट रिस्क जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है और आई वुड से मिनिमल क्रेडिट रिस्क। बट एज दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन G-Sec सिक्योरिटीज़ ओनली, तो आपका जो स्प्रेड है और जो रिटर्न्स है वो थोड़े से कम हो जाएंगे। एंड बजट में हमने देखा था जो STT लगाया था, STT कॉस्ट इंक्रीज़ किया था, उसकी वजह से भी आर्बिट्राज फंड के रिटर्न पे इम्पैक्ट आ रहा था। तो ओवरऑल आने वाले टाइम में आर्बिट्राज फंड्स के रिटर्न्स हमको थोड़े से कम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एज एन एनएफडी आपको क्लाइंट्स का रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन जो है वो रीसेट करना पड़ेगा। अगेन आई वुड से कि एक अच्छा ऑप्शन रहेगा क्लाइंट्स का आर्बिट्राज में इन्वेस्ट करने के लिए और टैक्स एफिशिएंट रहता है एनी विच वेज अगर हम कंपेयर करते हैं लिक्विड से। बट क्लाइंट का रिटर्न एक्सपेक्टेशन इज मस्ट। थर्ड वन इज द ओवरलैपिंग रूल, जहाँ पर सभी के नए सर्कुलर के हिसाब से 2 फंड्स में 50% से ज़्यादा का ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। जो भी एग्जिस्टिंग फंड्स है जहाँ पर ओवरलैपिंग 50% से ज़्यादा है, सेबी ने बोला है कि आगे आने वाले 3 साल में आपको उसको पोर्टफोलियो को ट्विक करना पड़ेगा या आपको किसी दूसरे फंड के साथ उसको मर्ज करना पड़ेगा। यहाँ पर जो एक रूल होगा और जो प्रोबेबली नए जो NFOs आ रहे हैं वो NFOs आने वाले टाइम में शायद कम हो जाएंगे। हमको प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड मिलेगा जहाँ पर एक्चुअल में कुछ नया AMCs लेकर आ रहे हैं। तो ये जहाँ पर जो लोग फोकस करते थे NFO काइंड ऑफ अ सेलिंग पे, वो आपका काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। सो MFDs को फोकस करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट ऑफरिंग आप कैसे बेटर कर सकते हैं अपनी, रादर देन आप कौन सा नया NFO बेच सकते हैं। तो ये इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। इवन MFD पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने बिजनेस को अच्छे तरह से शेप अप कर सकते हैं और क्लाइंट्स की लाइफ में सम काइंड ऑफ अ वैल्यू एडिशन आप कर सकते हैं। सो ओवरऑल NFDs पॉइंट ऑफ व्यू से आपका NFO मार्केटिंग ड्रिवन अप्रोच आपका कम हो जाएगा। प्रोडक्ट पे फोकस आपका बढ़ना चाहिए। थर्ड इज ट्रांसपेरेंसी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट काफ़ी हद तक काफ़ी रिफाइन करने का ट्राई किया गया है। एंड MFDs को एसेट एलोकेशन पे और क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ओवरऑल लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये MFD बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा मूव हो सकता है। इसका सही इस्तेमाल करना पड़ेगा MFDs को।